तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.1 से। 12.1 प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस repel each other with a force of 0.2 Newton when they are 10 सेंटीमीटर apart। तो डेटा में हमें इसने दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्जेस मौजूद है जो अनइक्वल है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि Q1 की वैल्यू क्या है, बट इट इज नॉट जीरो, और मुझे ये भी नहीं पता कि Q2 की वैल्यू क्या है, बट इट इज नॉट जीरो। ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो कितनी है, वो है 0.2 न्यूटन when they are 10 सेंटीमीटर अपार्ट। और उस वक्त ये कितनी दूर थे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे जब ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। तो आगे आपसे कहते हैं फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट ऑन अदर। दोबारा से आपने फोर्स ही फाइंड करनी है। तो जो फोर्स दी हुई है उसको आपने एफ कह दिया, जो रिक्वायर्ड है उसे एफ नहीं कह सकते, अब आप उसे लेट्स से F1 कह रहे थे तो वो क्वेश्चन मार्क है। व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और डिस्टेंस भी कह रहा है कि चेंज हो गया, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो गए हैं एक दूसरे से, और 1 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। इसका ये ए पार्ट है। इसका जो बी पार्ट है सेकंड पार्ट, उसके अंदर कह रहा है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या सिचुएशन होगी, तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा सॉल्व करने के लिए होमवर्क। मैं आपको इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें जो है वो फोर्स मालूम करनी है F1, चलिए F1 का फार्मूला भी मैं लगा देता हूँ। F1 जो है वो बराबर है किसके, के Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। जाहिर अगर आपको F1 चाहिए तो R1 रखेंगे, Q1 Q2 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उन्हीं चार्जेस को वो आगे पीछे कर रहे हैं, और K कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। तो जब आपको K Q1 Q2 ही नहीं पता, भले आपको R1 पता भी हो तो आप F1 मालूम नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में इसने जब ये शुरू में स्टार्टिंग डेटा दिया है F और R, ये इसलिए दिया है ताकि हम Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F हमें मालूम है कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, यहाँ डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो इसको आप रिवर्स भी कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं कि Q1 Q2 हमारे पास कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब ये जो आपने निकाला है किसकी वैल्यू निकाली है, के Q1 Q2 की, और ये हमें इस वाले सवाल में रिक्वायर्ड थी। मतलब अगर आपको F1 मालूम करना है तो आपको के Q1 Q2 पता होना चाहिए था। ये हमारे लिए यहाँ पर हेल्पफुल हुई। अब हम क्या करेंगे, इस के Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे और R को चेंज कर देंगे। हमारे पास फोर्स जो है जिसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं F1, वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर में आप तमाम वैल्यूज रखें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगी। Experience the power of location intelligence. Terrible. 20 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो अगला सवाल है आपका उसके अंदर करें 2 पॉइंट चार्जेस हमें दिए।
डेटा हम बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इन सवालों में डेटा से ज़्यादा ज़रूरी है आपको डायग्राम। तो डेटा के साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते जाएंगे। हमें एक चार्ज जो है Q1 जो कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 कूलम, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव है ये उसका नेचर बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। Q2 जो है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 कूलम, ये इसका नेचर बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर है। हम इसको 100 से डिवाइड करके मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अ चार्ज ऑफ, एक और चार्ज आ गया। अब इस चार्ज को मैं क्या नाम दे देता हूँ, लेट्स से Q3 का नाम दे देता हूँ। थर्ड चार्ज आया है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। अब देखिए डायग्राम से हमें सिचुएशन समझनी होगी कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था जो कि था Q1, और एक और नेगेटिव चार्ज था जो कि था Q2। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 0.4 मीटर। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसका नाम है Q3। तो Q1 से Q3 का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये बीच में आए तो 0.2, और Q3 से Q2 का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी होगा 0.2। तो डिस्टेंस जो है वो दोनों चार्जेस से इसका सेम होगा, क्योंकि हम उसको मिड पे लाए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अंदर कह रहा है मिडवे बिटवीन देम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, कह रहा है इस वाले चार्ज को जो हम लेकर आए, ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज को बताएं कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। तो देखिए बात ये है कि जिसके ऊपर हमें फोर्स मालूम करनी होती है, एक्सर्ट हो रही है, तो हमें ये देखना होता है इसके ऊपर फोर्स लगा कौन कौन रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे Q1 जो है, Q1 इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। और Q2 की बात करें तो Q2 इसे खींच रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों चार्जेस, Q2 इसे खींच रहा है, Q1 इसे जो है तो धक्का दे रहा है। तो दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या होती है, वो फोर्सेस जो एक दूसरे की हेल्प आउट करती हैं, उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये इसको पुश कर रहा है तो उसको पुल कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये फोर्सेस हमेशा ऐड होती है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी Q3 के ऊपर, वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। तो पहले मुझे Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स मालूम करनी होगी, फिर Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स मालूम करनी होगी, किसके ऊपर, Q3 के ऊपर, और फिर मैं फाइनली उन दोनों को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ फोर्सेस को। मैं कहता हूँ लेट्स से F1 is a force exerted by Q1 on Q3। तो इस फोर्स का फार्मूला क्या होगा, कूलम फोर्स से निकालेंगे। F1 is equal to K Q1 Q3, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसके लिए दोनों चार्जेस को लेना होता है, और R डिस्टेंस लेना होता है उनके दरमियान। लेकिन डिस्टेंस जो होगा R1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि R जो है वो 40 है, और R1 में कह देता हूँ कि R1 जो है वो मिडवे में आया है, तो R1 और R2 दोनों सेम होंगे, और वो कितना होगा 0.2 मीटर, यानी कि यहाँ से आता है कि R1 है और यहाँ से आता है कि R2 है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं F1 को मैं अगर फाइंड करूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी। इन तमाम वैल्यूज को आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1350 न्यूटन। इसी तरह बिल्कुल इस तरह हमने कैलकुलेट करा है, आपने लेट F2 is a force exerted by Q2 on Q3 के ऊपर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है।
तो F2 का फार्मूला भी सेम ही होगा, F2 इज इक्वल टू K, सिर्फ क्या चेंज होगा, चार्जेस चेंज हो गए, Q2 आ जाएगा और Q3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तमाम वैल्यूज भी सेम है तो आपका आंसर भी सेम आएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे नेगेटिव चार्ज की वजह से हम नेगेटिवली लगा देंगे। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नेचर को, मैग्नीट्यूड को नहीं। हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालें तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। तमाम वैल्यू सेम है तो ज़ाहिर आंसर भी क्या आना है, सेम आना है। 1350 हो गया आपके पास F। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, F हो जाएगी इन दोनों फोर्सेस का मजमूआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते तो मैं फिर इन्हें सबट्रैक्ट करता। क्या आंसर आ जाएगा, 2700 न्यूटन। अब उसने ये भी पूछा पता है डायरेक्शन कहाँ होगी, तो भाई डायरेक्शन तो आप डायग्राम से देख के भी बता सकते हैं। पॉजिटिव जो है वो इसको रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जा रहा होगा। तो डायरेक्शन के लिए मैं कह सकता हूँ टुवर्ड्स नेगेटिव इसकी नजर आ रही है कि इस तरफ को जा रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.2। इसके बाद 12.3, 12.4 आपके डायग्राम वाले सवाल आते हैं जो पेपर में इतने आते नहीं हैं। इसके बाद 12.5 एक सवाल है जो आपका पेपर के अंदर आया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिए। कहता है 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम। दो मेरे पास स्फीयर मौजूद थे, ठीक है, दोनों का मास सेम था, यानी कि जो M1 है वही M2 है और वो कितना है 0.1 ग्राम। और किलोग्राम में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड करना होगा मुझे, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। Are suspended from the same point by a silk. Are suspended from a same point by silk का मतलब ये कि ये मेरे पास एक पॉइंट है टॉप पे, यहाँ से डोर के साथ ये वाला स्फीयर भी हैंग होगा और ये दूसरा स्फीयर है ये भी हैंग होगा, सेम पॉइंट से दोनों हैंग होगा, ठीक है जी। और जो ये लेंथ है जो रस्सी की वो है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ थ्रेड जो आपको दी है 20 सेंटीमीटर। The sphere are given equal charge and they are found to repel each other. अब हमने क्या करें, चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव इक्वल चार्ज दिया, इसको भी पॉजिटिव दिया, इसको भी पॉजिटिव दिया, ये इसको भी नेगेटिव दिया, इसको भी नेगेटिव दिया। जाहिर है जब इन दोनों को हम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो रिपेल करने की वजह से ना ये दूर जाने लगी, इधर जाने लगा ये वाला चार्ज और ये वाला जो है वो इस तरफ जाने लगा, ये आपका मास है। और फिर हुआ क्या, अगली सिचुएशन बता रहे, कमिंग एट रेस्ट 24 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर ये एक दूसरे से कितनी दूर चले गए, ये एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर दूर चले गए और वहां जाके ये रेस्ट में आ गए, यानी कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो मैं लेता हूँ लेट्स से R = 24 सेंटीमीटर। तो ये आपको इन्होंने सिचुएशन दी हुई है। कहता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। आपको मालूम करना है Q1 = Q2, दोनों सेम होंगे और वो Q है आपको फाइंड आउट। इक्वल चार्ज दिया था ना आपने, तो जो Q1 पे चार्ज होगा वही Q2 पे चार्ज होगा, हमने उसको Q मान लिया और ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। अब Q का जो फार्मूला मैं लगाऊंगा वो मुझे मालूम है, Q के लिए फार्मूला होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R² और Q1 Q2 के सेम है तो हो जाएगा F = K Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q × R²। तो फार्मूला क्या बन जाएगा F = K Q² डिवाइडेड बाय R²। अगर यहाँ से Q² को सेपरेट करना है तो R² के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो F × R² डिवाइडेड बाय K = Q²। लेकिन आप देखिए R मुझे मालूम है K कांस्टेंट है, लेकिन जब तक फोर्स मुझे मालूम नहीं होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनको रिपेल कर रही है, जब तक मैं ये फाइंड नहीं कर सकता कि चार्ज की वैल्यू क्या हो। और फोर्स मालूम करने के लिए हम थोड़ा सा फर्स्ट ईयर फिजिक्स को रिकॉल करेंगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं तो हमें मालूम है कि उसके ऊपर पड़ने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होता है। अब जरा आप यहाँ पर देखें,
यहाँ पर किसी भी एक स्फीयर की बात करें, दोनों की बात करना जरूरी नहीं है, किसी भी एक स्फीयर की बात कर लें या इसकी बात कर लें या इसकी, ये दोनों स्फीयर आपके रेस्ट में है, ये अब इससे आगे मूव नहीं कर रहे, तो भाई ये रेस्ट में कैसे आए? तमाम फोर्सेस का मजमूआ जीरो हो गया तभी तो आए ना। तो एक फोर्स तो वो इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही होगी और वो होगा उसका वेट। एक इस पॉजिटिव चार्ज की फोर्स है जो इनको रिपेल करके कहाँ फेंक रही होगी एक दूसरे से दूर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही वो फोर्स है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ना ये इधर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब दो फोर्सेस और हैं। एक वो फोर्स है जो इसको नीचे आने से रोक रही है, ठीक है, जो इसको नीचे आने से रोक रही है, जिसका मतलब यहाँ पर कोई एक फोर्स मौजूद है। और इसी तरह एक वो फोर्स है जो इसको और मजीद दूसरी तरफ जाने से रोक रही है, तो एक फोर्स यहाँ पर मौजूद होगी। एक्चुअल में ये दोनों फोर्सेस इस फोर्स की जो आपको टेंशन नेस्टिंग नजर आ रही है इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो रस्सी है यही दोनों काम कर रही है, इसको उधर जाने से भी रोक रही है और नीचे गिरने से भी रोक रही है। तो अब कौन सा वाला कंपोनेंट टेंशन का, क्योंकि किसी भी फोर्स को हम अगर कंपोनेंट में तोड़े तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। ये डिपेंड करता है आपने एंगल कहाँ से मेजर किया है, जहाँ से आप एंगल मेजर करते हैं वो आपका कॉस थीटा होता है और उसके अपोजिट साइन थीटा होता है। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ थीटा, तो थीटा के साथ ये मेरा हो गया टेंशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और थीटा के अपोजिट ये हो गया मेरे टेंशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट और ये हो गई मेरी एक्चुअल टेंशन। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टेंशन के कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ है और वेट को टेंशन के साइन थीटा वाले कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा और रेस्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यूज कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 and sum of all the forces acting along y axis must be equal to 0 if your object is in a state of equilibrium। तो जाहिर सी बात है फोर्सेस बराबर होगी तभी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि t cos थीटा एक्स एक्सिस पे आपका cos थीटा, t cos थीटा किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और t sin थीटा किसके बराबर होगा? वेट के। यानी कि ये और ये बराबर होंगे तब ये इधर उधर नहीं जा रहा, ये और ये बराबर होंगे तब ये लेफ्ट राइट भी मूव नहीं करना। ये वही आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये वही आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद भी टेंशन है इसके बाद भी टेंशन है, हम इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? किस तरह डिवाइड कर रहा हूँ मैं? t को बाय 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 को पहले लिखा जाएगा t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा is equal to t sin theta w divided by f। sin अपॉन cos क्या हो रहा था? 10, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गई, ये आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू w अपॉन f। आपको f चाहिए, f को दूसरी तरफ भेज दे, tan थीटा को डिवाइड में लिया तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय tan। अब w तो चलो मैं निकाल लूंगा, किस फार्मूले से निकाल लूंगा? w मैं निकाल लूंगा mg से। w तो मेरे लिए मसला ही नहीं है, वो mg के बराबर और g की वैल्यू होती है 9.8। पर एंगल कैसे फाइंड आउट करो? तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल छुपा हुआ, कहाँ छुपा हुआ? जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये मेरे पास दो स्क्वायर ये जो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आकर रुक गए थे और जो लेंथ है इसकी वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ बिल्कुल स्ट्रेटवर्ड डाउनवर्ड, तो यहाँ पर आके जो हिट करेगी 90 डिग्री पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी का। तो मुझे बताएं इन आ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी के अंदर
मुझे ये मालूम है, अगर एंगल मुझे ये वाला कैलकुलेट करना था तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 24 का हाफ होगा, तो ये 12 है। मुझे बेस मालूम है, बेस कितनी है 12, और ये वाली साइड क्या कराती है आपकी जो 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है वो कितना है 20। तो मैं एंगल मालूम करने के लिए cos थीटा का फार्मूला यूज करूँगा, क्योंकि cos थीटा का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा मेरा बराबर हो जाएगा बेस है 12 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है 20। यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ cos इनवर्स 12 डिवाइड बाय 20। थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, (53.1 डिग्री। ठीक है जी, इसे आपने देख लिया। अभी जो एंगल आपने निकाला है इसको उठा के हम पुट कर देते हैं किसी अपने क्वेश्चन में, जहाँ पर tan थीटा आ रहा है। तो मेरे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू m कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, g कितना है 9.8 डिवाइडेड बाय tan थीटा। tan थीटा कितना है 53.1। तो हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करें तो आपको f पता चल जाएगा कि कितना। फोर्स आपके पास आ जाएगी 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 न्यूटन। कहा था कि फोर्स का मसला है, अगर फोर्स पता चल जाए तो हम क्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और ये रहा वो क्यू का फार्मूला, इससे हम फोर्स अगर मालूम है तो क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तब मैं ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, साथ साथ अंडर रूट भी ले रहा हूँ, क्योंकि क्यू स्क्वायर मालूम नहीं करना, हमें क्यू मालूम करना है, तो मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू इक्वल टू अंडर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ये फार्मूला बनेगा, इसके रूट लगा ले लिया। अब अगर आप तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ कितना है 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, आर कितना है 0.24 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर आपको दिया हुआ था जिसके अंदर सेंटीमीटर में, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.24 मीटर हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, स्क्वायर भी लेंगे इसको, और अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आप इसका रूट भी लेंगे, और रूट लेने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फोर्स को हमने मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर से 0.24 के स्क्वायर से, और इसे डिवाइड कर दिया 9 एक्सपोनेंशियल 9 से, हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट लेने के बाद अंडर रूट ऑफ आंसर 6.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 किलो। याद रहे मैंने रूट भी फाइंड आउट कर दिया है, रूट फाइंड आउट करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट में हम इसके मज़ीद न्यूमेरिकल सॉल्व करें।